जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। और ट्राइएंगल त्रिभुज में देखिए संगत करस्पॉन्डेंस से आप लोगों को पढ़ाना है। तो संगत करस्पॉन्डेंस क्या होता है, क्योंकि जानते हैं कि इसका देखिए सवाल में और भी देखिए जगह पर संगत का बार बार इस्तेमाल होगा। तो संगत जिसे अंग्रेजी में करस्पॉन्डेंस कहा जाता है, संगत क्या होता है इनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि सवाल को हल करते समय देखिए संगत शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। आपको संगत भुजा को लेना पड़ेगा, संगत कोण को लेना पड़ेगा। तो संगत का आपका बार बार नाम आएगा। तो संगत क्या होता है, करस्पॉन्डेंस क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया गया संगत, संगत को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है, संगत होता है। अगर संगत शब्द की बात करें तो संगत को आप देखिए तोड़ेंगे तो संगत में दो शब्द आपका निकलेगा, एक संग है और दूसरा आपका क्या निकलेगा बताइए, गत। संग माने आपका क्या होता है, साथ साथ होता है। गत का मतलब क्या होता है, गति करना होता है। मिला देंगे साथ साथ गति करना। तो संगत का मतलब हो गया साथ साथ गति करना या साथ साथ चलना, यह संगत रहा। आप जैसे जानते हैं कि संगत शब्द का नाम आप लोग सुने होंगे कि संगत का मतलब होता है कि साथ साथ चलना या साथ साथ गति करना। इसका मतलब जब एक भुजा के अनुरूप दूसरी भुजा आपकी चलती है या एक भुजा को मान लीजिए दूसरी भुजा अनुसरण करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंस कहते हैं, संगत कहते हैं। तो संगत का मतलब हो गया कि एक भुजा के अनुसार आपकी दूसरी भुजा चले या एक भुजा जिस अवस्था में जिस स्थिति में बन रही है उसी अवस्था या स्थिति में आपकी दूसरी भी भुजा बने, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो संगत का मतलब होता है साथ साथ गति करना या साथ साथ चलना। तो जो भुजा जिस भुजा के साथ साथ गति करेंगे माने जिस भुजा के अनुसार वह बनेंगे, आप जानते हैं वह उसकी क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। संगत की और हम बात कर लें कि आप जानते हैं कि जैसे फिल्मों में आपका क्या होता है कि जो मूवी आपकी होती है उसमें जैसे जानते हैं कि जो अभिनेता या अभिनेत्रियां होती हैं, आप जानते हैं कि ये जब डांस करती हैं ये बिल्कुल करस्पॉन्डेंस डांस करती हैं, बिल्कुल संगत डांस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जो अभिनेता आप जानते हैं कि पैर आगे निकालेगा, वही पैर जानते हैं कि अभिनेत्री आपकी आगे निकालेगी। जो पैर देखिए अभिनेता पीछे करेगा, वही पैर देखिए अभिनेत्री पीछे करेगी। तो माने दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस डांस करते हैं। तो इसी को कहते हैं कि एक दूसरे के संगत मतलब क्या करते हैं कि डांस करते हैं। तो संगत का मतलब होता है कि जैसे एक आदमी कर रहा है वैसे देखिए सभी लोग अगर करेंगे तो सब लोग उसके संगत हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्या है कि मार्च पास्ट आपका होता है, उसमें जानते हैं कि जो उसमें ऑफिसर होता है, तो ऑफिसर आप देखेंगे जैसे करेगा तो उसी के अनुरूप बाकी जो उसके टीम में उसके जानते हैं कि दल में जितने लोग होते हैं वह भी उसी तरीके से करते हैं। तो यह करस्पॉन्डेंस होता है। बाकी अगर हम और बात कर ले कि जैसे मान लीजिए बच्चे हैं जब यह रैली में जाते हैं तो जानते हैं कि जब यह पीटी करते हैं, जब इनका फिजिकल टेस्ट होता है तो आप जानते हैं कि सभी लोगों का मार्च पास्ट देखिए एक तरीके से होता है। जो देखिए उसमें मतलब कैप्टन आपका कप्तान होता है, उसका देखिए जो पैर आपका उठेगा वही देखिए सबका पैर उठ जाएगा। इसके बाद जो पैर उसका नीचे जाएगा वही सबका पैर नीचे जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डेंस कहा जाता है, गणित में संगत कहा जाता है। तो संगत का मतलब क्या होता है कि साथ साथ गति करना या साथ साथ चलना। तो कोई भी अगर हम मूवमेंट करते हैं, कोई भी हम गतिविधि करते हैं, अगर वह गतिविधि किसी के अनुरूप या किसी के अनुसार होती है तो उसी को संगत कहा जाता है, करस्पॉन्डेंस हम इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो संगत के बारे में देखिए आपको बता दिया गया कि संगत में दो शब्द, एक संग दूसरा आपका गत है। संग का मतलब साथ साथ होता, गत का मतलब गति करना, साथ साथ गति करना या साथ साथ चलना। आगे आगे हम बात करें इसमें
साथ साथ गति करने या चलने को संगत कहते हैं। देखिए, साथ साथ गति करने या चलने को संगत कहते हैं। किसी के साथ साथ गति करने को संगत कहते हैं। अगर किसी के साथ साथ कोई गति कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। एग्जाम्पल हम अगर ले ले दूसरे तरीके से कि अगर देखिए हम किसी का नकल करके कोई काम करते हैं, मतलब अगर कोई जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसका नकल करके उसी के अनुसार हम भी कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके संगत कार्य कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डेंस कार्य कर रहे हैं। तो संगत का मतलब होता है किसी के साथ साथ या किसी के मतलब एक कह दिया जाए कि मतलब नकल करके किसी का कार्य करना संगत कहलाता है। तो यह ध्यान देंगे। तो किसी के साथ साथ गति करने को संगत कहते हैं या साथ साथ गति करने या चलने को हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया कि संगत का प्रतीक या चिन्ह। तो देखिए संगत के बारे में आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज में जो भी आपको सवाल दिए गए हैं उसमें हमेशा संगत भुजा को आपको लेना है, संगत कोण को आपको लेना है। तो जब तक आपका देखिए संगत भुजा और संगत कोण आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। सवाल में आपको अनेक प्रकार की दिक्कतें होंगे, इसलिए सवाल को अच्छी तरीके से लगाने के लिए संगत करस्पॉन्डेंस को अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आगे देखिए संगत का प्रतीक या चिन्ह आपको दिया गया है। तो संगत का प्रतीक या चिन्ह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया कि संगत को चिन्ह, यहाँ पर देखिए संगत का आपका देखिए चिन्ह बना है, यह देखिए आपका संगत का चिन्ह है, यह देखिए संगत का चिन्ह है। संगत को चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यह देखिए जो चिन्ह आपको दिया गया यह संगत का चिन्ह है। अगर गणित में देखिए इस तरीके से आपको चिन्ह बना हुआ नजर आएगा तो इसको आप संगत कहेंगे, अंग्रेजी में करस्पॉन्डेंस कहेंगे। मतलब आपका देखिए दोनों ओर आपकी तीर लगी होनी चाहिए। अगर एक ओर लगी रहती तो यह जानते कि आपका किरण होता, लेकिन दोनों तरफ आपका लग गया है तो इसे हम कहते हैं संगत करस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो संगत को चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यह देखिए जो आपका चिन्ह बना है इसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? इसी चिन्ह को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस। हिंदी में देखिए कहा जाता है इसी को संगत, और संगत क्या होता है आप इसके बारे में जान चुके हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? अगर यह चिन्ह आपको कहीं दिया गया है इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इज करस्पॉन्डेंस टू, हिंदी में कहेंगे संगत है। संगत है का प्रतीक देखिए इसी तरीके से आपको दिखाना है कि यह जो आपका चिन्ह बना रहेगा इसे कहेंगे इज करस्पॉन्डेंस टू, हिंदी में कहेंगे संगत है। यह संगत का प्रतीक हो गया। इसके बारे में आप सीख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट आपका है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात कर लें, देखिए अब संगत भुजा क्या होती है, क्योंकि जानते हैं कि संगत में आपको दो चीजें बार बार आएंगे, एक आपका संगत भुजा आएगा और एक आपका संगत कोण आएगा। तो जितने भी सवालों को देखिए आप लगाएंगे त्रिभुज से संबंधित उसमें आपको बार बार आएगी संगत भुजा संगत कोण, संगत भुजा संगत कोण, संगत भुजा संगत कोण। इसमें आपको दिक्कत ना हो इसको आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं, देखिए अगर हम संगत भुजा की बात करें तो संगत भुजा क्या होती है इसके देखिए परिभाषा दी जाती है कि जो भुजा जिस भुजा के साथ साथ गति करती है उसे संगत भुजा कहते हैं। तो जो भुजा जिस भुजा के साथ साथ गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? संगत भुजा कहते हैं। अगर आपको त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें दो त्रिभुज आपको मिलेंगे, तो दो त्रिभुजों में जो भुजा जिस भुजा के साथ साथ गति करेगी उसे हम क्या कहेंगे? संगत भुजा कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से।
यहाँ पर एग्जाम्पल क्राइटेरिया देखिए दिया है कि एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए ए बी सी दिया है, और यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज आपका ए बी सी दिया है और दूसरा त्रिभुज आपको देखिए पी क्यू आर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे तो जैसे देखिए यह भुजा आपको दी गई है वैसे देखिए यह भुजा आपको दी गई है, तो इस भुजा के अनुसार देखिए यह भुजा आपकी बन रही है। यह दोनों एक दूसरे के संगत है, यह दोनों एक दूसरे के अनुरूप है, या कह दीजिए कि इसका नकल करके यह भुजा आपकी चल रही है या इसका नकल करके यह भुजा आपकी चल रही है, ये आपकी संगत है। यह चित्र देख के आप इस तरीके से आगेस कर सकते हैं कि यह भुजा इस भुजा के क्या है, संगत है। इसमें देखिए जैसे यह भुजा आपको दी गई है वैसे यह भुजा आपको दी गई है, यह भुजा इस भुजा के अनुरूप है या यह भुजा इस भुजा का अनुसरण कर रही है, तो यह भुजा इसके क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। इसमें देखेंगे जिस तरीके से यह देखिए एसी भुजा बनी है वैसे यहाँ पर देखिए पी आर भुजा बनी है, तो इस भुजा के अनुसार यह भुजा आपकी है, तो मतलब इसके अनुरूप आपको यह भुजा दी गई है, इसका अनुसरण जानते हैं कि यह भुजा आपकी कर रही है, तो इसलिए एसी के करस्पॉन्डेंस कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। यह संगत भुजा आपकी रही। संगत भुजा के बारे में सीखे तो संगत भुजा किसे कहते हैं कि जो भुजा जिस भुजा के साथ साथ गति करती है उसे संगत भुजा कहते हैं। तो इसमें देखिए जो आपकी ए बी भुजा है, ए बी भुजा जो है देखिए पी क्यू के करस्पॉन्डेंस होंगे, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के अनुसार दी गई है, यह दोनों एक दूसरे का अनुसरण कर रही है, एक दूसरे के अनुरूप दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एक चीज आपको ध्यान देना है कि संगत भुजा या संगत कोण की अगर बात करेंगे तो संगत भुजा और संगत कोण हमेशा दो त्रिभुजों में आपकी मिलते हैं। तो जब भी आपको संगत भुजा बतानी हो, संगत कोण बताना हो, तो इसके लिए आपका दो त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि संगत भुजा और संगत कोण जो होता है यह दो त्रिभुजों में आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हम ए बी सी बना लिए, दूसरा देखिए त्रिभुज आपका पी क्यू आर है, तो यहाँ पर देखिए लिखे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो देखिए आपको ए बी भुजा दी गई है, ए बी भुजा के जानते हैं कि संगत कौन है, पी क्यू। तो ए बी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू या ए बी भुजा संगत है पी क्यू के या पी क्यू संगत है ए बी के, तो ए बी करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू, ए बी संगत है पी क्यू के या पी क्यू संगत है ए बी के। सिमिलरली इसी प्रकार से यह देखेंगे जो आपको भुजा दी गई है, यह भुजा देखिए इस भुजा की आपको संगत दी गई है, तो यहाँ पर BC करस्पॉन्डेंस टू क्यू आर या BC संगत है क्यू आर के, तो यह जो BC आपको भुजा दी गई है यह BC भुजा क्यू आर के क्या है, संगत है, इसके करस्पॉन्डेंस है। ठीक, अब इसके बाद जैसे देखिए आपको AC भुजा दी गई है, AC भुजा के अनुरूप आपको PR भुजा दी गई है, तो यह PR भुजा है, तो AC करस्पॉन्डेंस टू PR आपका हो गया। इसमें जो तीसरी भुजा आपको दी गई है यह तीसरी भुजा की क्या है, संगत है, मतलब AC करस्पॉन्डेंस टू आपको PR दिया गया है, AC संगत है PR के, मतलब आपका AC के अनुसार PR है या PR के अनुसार आपका AC है। तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम चाहे सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ें चाहे समरूप त्रिभुज पढ़ें, इनमें जो भी सवाल आपके आएंगे या जो भी आप नियम बनाएंगे हमेशा संगत भुजा को लेकर बनाएंगे या संगत कोण को लेकर बनाएंगे। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि किस भुजा के संगत कौन भुजा होगी और किस कोण के संगत कौन कोण होगा, ये आपको पता होना चाहिए।
इसमें आपको संगत भुजा के बारे में बताया गया कि संगत भुजा के बारे में सीख लिए, तो संगत भुजा क्या होती इसके बारे में अच्छी तरीके से जाने। तो संगत आपको देखिए पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सवाल को लगाने के लिए। ये हम बता दिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, इसे और भी आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया जाएगा। चलते हैं अब इसके बाद आगे। इसके बाद देखिए आपको संगत कोड दिया गया है। संगत कोड के बारे में सीखेंगे। संगत कोड क्या होता है? जो कोड जिस कोड के साथ साथ गति करता है उसे संगत कोड कहते हैं। जो कोड जिस कोड के साथ साथ गति करता है उसे संगत कोड कहते हैं। तो देखिए, जो कोड जिस कोड के साथ साथ गति करेगा या जो कोड जिस कोड के साथ साथ चलेगा उसे हम क्या कहेंगे? संगत कोड कहेंगे। तो संगत कोड की अगर बात करें, ध्यान से देखिए, तो यह एक त्रिभुज आपका एबीसी है, यह दूसरा त्रिभुज आपका पीक्यूआर है। क्योंकि जानते हैं कि जो संगत भुजा होती है और संगत कोण होती हैं, यह हमेशा दो त्रिभुजों में आपके बनते हैं, तो इसलिए आपको दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपका देखिए एबीसी हो गया और दूसरा त्रिभुज आपका देखिए पीक्यूआर हो गया। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में आपको संगत कोण बताना है। तो संगत कोण की परिभाषा देखिए दी गई है कि जो कोण जिस कोण के साथ साथ गति करता है उसे संगत कोण कहेंगे। यहां पर देखिए, जैसे यह दोनों रेखा आपको दी गई है वैसे देखिए यहां पर यह दोनों रेखा दी गई है। तो इसके बीच में देखिए जो कोण यहां पर बना है, यहां पर देखिए जो कोण बना है, तो जो कोण ए है, कोण ए के संगत कौन कोण होगा? पी होगा। तो कोण ए करेस्पॉन्डेंस टू कोण पी आपको दिया है, मतलब एंगल ए करेस्पॉन्डेंस टू एंगल है पी। कोण ए संगत है कोण पी के। तो मतलब कोण ए देखिए जैसे बना है वैसे कोण पी आपका बन रहा है, तो कोण ए की संगत क्या हो जाएगा? कोण पी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, यहां पर देखिए जैसे यह दोनों रेखाएं दी गई हैं वैसे यहां पर यह दोनों रेखाएं दी गई हैं। तो इनके बीच में देखिए जो कोण आपका बी बन रहा है, यहां पर इनके बीच में जो कोण आपका क्यू बन रहा है, यह दोनों कोण भी आपस में देखिए क्या होंगे? संगत होंगे। तो कोण बी के संगत कौन कोण होगा? कोण क्यू होगा। तो कोण बी करेस्पॉन्डेंस टू कोण क्यू होगा, या कोण बी संगत है कोण क्यू के, तो कोण बी करेस्पॉन्डेंस टू कोण क्यू मतलब कोण बी संगत है कोण क्यू के। तो यह जो कोण आपको देखिए क्रॉस से दिया गया है, यह जानते हैं कि यह इसके संगत होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप देखिए यह जो आपका देखिए कोण सी की बात करें, यह देखिए दोनों रेखाएं आपकी जैसी गई हैं वैसे यहाँ पर यह दोनों रेखाएं देखिए आपकी गई हैं। तो यहाँ पर इनके बीच जो यह कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए इनके बीच जो यह कोण बन रहा है, यह दोनों कोण आपके जानते हैं कि करेस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे, माने यह दोनों संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यह गति कर रहा है वैसे यह गति कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोण सी संगत है कोण आर के, या एंगल सी करेस्पॉन्डेंस टू एंगल आर हो जाएगा। कोण सी कोण आर के संगत है, इनके बारे में आप सीखे। तो यहाँ पर संगत कोण क्या होते हैं इनको जाने कि संगत कोण की परिभाषा दी गई कि जो कोण जिस कोण के साथ साथ गति करता है उसे संगत कोण कहते हैं। ये आपके देखिए संगत कोण हो गए, कोण ए के संगत कोण पी हो गया, कोण बी के संगत कोण क्यू हो गया और कोण सी के संगत कोण आर हो गया। यहाँ पर आप संगत कोण के बारे में सीखे। तो संगत कोण हमेशा दो त्रिभुजों में आपका बनेगा, और संगत कोण होंगे क्या कि जो कोण जिस कोण के साथ साथ बनेगा, जो कोण जिस कोण के अनुरूप बनेगा, या जो कोण जिस कोण के अनुसार बनेगा, तो वही जानते हैं कि आपका संगत कोण होगा। तो संगत कोण के बारे में सीखे। इस तरीके से चित्र को आप देखकर जो भी आपको दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे उन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए संगत भुजा और संगत कोण की पहचान कर सकते हैं। तो संगत भुजा और संगत कोण देखिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आपका रहा संगत कोण। तो संगत कोण आप सीखे। तो कोण ए
संगत है कोण P के, कोण B संगत है कोण Q के, और कोण C संगत है कोण R के। इनके बारे में आप सीखे, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे आपको दिया है नोट। नोट में देखिए आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में एवं समरूप त्रिभुजों में हमेशा संगत कोण एवं संगत भुजा को लिया जाता है। देखिए, अगर आपको दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया रहे, दो सर्वांगसम त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया रहे, दो सर्वांगसम त्रिभुज या दो समरूप त्रिभुज आपको दिया रहे, दो समरूप त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुज दिया रहे या दो समरूप त्रिभुज आपको दिया रहे, इसमें देखिए हमेशा आप लेंगे किसको, इसमें हमेशा देखिए आप संगत भुजा को लेंगे और किसको लेंगे आप, संगत कोण को लेंगे। तो दो चीजें इसमें आपकी आनी चाहिए। देखिए कि अगर देखिए आपको दिया गया कि दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया है या आपको दो समरूप त्रिभुज आपको दिया है, तो इनमें हमेशा संगत भुजा को लेंगे और संगत कोण को लेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। जब भी आप दो सर्वांगसम त्रिभुज की बात करेंगे या दो समरूप त्रिभुज की बात करेंगे, तो इनमें हमेशा आपको संगत भुजा और संगत कोण को लेना पड़ेगा। तो जहां पर भी आपको कोई भी चीजें दो सर्वांगसम त्रिभुज से मिले या दो समरूप त्रिभुज से आपको मिले, वहां पर भुजा की बात की जाएगी तो आपको संगत भुजा लेना पड़ेगा, कोण की बात की जाएगी तो आपको संगत कोण लेना पड़ेगा। इनको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से अपने दिमाग में बैठाएंगे, इसलिए कि इसमें गलती ना हो। अगर इसमें गलती करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि यही नियम आपको बताया गया कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में एवं समरूप त्रिभुजों में हमेशा हमेशा संगत कोण एवं संगत भुजा को लिया जाता है। अगर आपको दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया गया है या आपको देखिए दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें हमेशा देखिए आप संगत भुजा को लेंगे या संगत कोण को लेंगे। तो दो सर्वांगसम त्रिभुज या दो समरूप त्रिभुज में हमेशा संगत भुजा एवं संगत कोण को लिया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है, इसको आप तैयार करेंगे। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। आगे देखिए दिया है, दूसरा पॉइंट आपको दिया है, दो सर्वांगसम आकृतियों एवं समरूप आकृतियों में हमेशा संगत भुजा एवं संगत कोण को लिया जाता है। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको दो सर्वांगसम आकृतियां दी गई हैं या आपको दो समरूप आकृतियां दी गई हैं, तो दो सर्वांगसम आकृतियों और दो समरूप आकृतियों में हमेशा आपको देखिए संगत भुजा एवं संगत कोण को आपको लेना है। तो अगर देखिए आपको दो सर्वांगसम आकृतियां आपको देके दे दे, दो सर्वांगसम आकृतियां आपको दे दिया जाए, दो सर्वांगसम आकृतियां आपको दे दे या देखिए आपको दो समरूप आकृतियां आपको दे दे, दो समरूप आकृतियां आपको दे दे। तो दो सर्वांगसम आकृतियां चाहे आपको देके दे दे या दो समरूप आकृतियां आपको दे दे, इसमें हमेशा और हमेशा आप देखिए संगत भुजा को लेंगे और संगत भुजा के साथ साथ आप संगत कोण को लेंगे। संगत भुजा के साथ साथ आप किसको लेंगे, संगत कोण को लेंगे। यह ध्यान देंगे कि अगर आपको दो सर्वांगसम आकृतियां दी गई हैं या दो समरूप आकृतियां आपको दी गई हैं, तो दो सर्वांगसम आकृतियां या दो समरूप आकृतियों में हमेशा आपको संगत भुजा एवं संगत कोण को लेना है। तो जब भी आपको देखिए दो सर्वांगसम आकृतियां मिल जाए या दो समरूप आकृतियां मिल जाए, तो इनमें आपको संगत भुजा और संगत कोण
जोड़ के लेना है तो दो समरूप या दो सर्वांगसम आकृतियों में हमेशा किसको आप लेंगे, संगत भुजा को लेंगे, संगत कोण को लेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही देखिए जो नियम दो ठे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल लगाते समय आप देखेंगे इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो नियम क्या सीखे कि दो सर्वांगसम आकृतियों एवं दो समरूप आकृतियों में हमेशा संगत भुजा एवं संगत कोण को लिया जाता है। यह पॉइंट आपका रहा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग पे आप बैठाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे आपको देखे दिया है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर देखिए आपको दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होंगे, संगत होती हैं। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। और दूसरा पॉइंट है बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। अगर भुजाएं आपको बराबर दी गई हैं तो उनके सामने का कोण संगत होगा। अगर बराबर कोण दिए गए हैं तो उनके सामने की भुजाएं आपकी संगत होंगे। यह दोनों आपका पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपके संगत होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपकी क्या होती हैं, संगत होती हैं। चित्र के माध्यम से अगर हम इसको समझे इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगर मान लीजिए चित्र के अनुसार इस पॉइंट को हम समझना चाहें तो ध्यान से आप देखेंगे। अगर देखिए इसी पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। जैसे यहां पर देखिए एक त्रिभुज हम बना दिए, यह इसका नाम दे देते हैं ABC। और यहां पर देखिए एक त्रिभुज और बना देते हैं, यह देखिए एक त्रिभुज और हम बना देते हैं, इसका नाम देखिए दे देते हैं PQR दे देते हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं यह कोण आपका देखिए हम मान लेते हैं कितने अंश का है, 60 अंश का है। और इसमें देखिए हम मान लेते हैं कि यह कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक, अब इसके बाद मान लेते हैं कि इसमें यह कोण कितने अंश का है, इसमें यह कोण हम मान लेते हैं कि 40 अंश का है। तो इसमें हम मान लेते हैं यह कोण कितने अंश का है, 40 अंश का है। इसमें देखिए जो कोण सी है यह देखिए 60 40 आपका देखिए 100 हो जाएगा, यह 80 अंश होगा। और इसमें हम मान लेते हैं यह आपका कितना है, 80 अंश का है। यह देखिए तीनों कोणों को हम क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। अब जब तीनों कोणों को व्यक्त कर दिया गया है, अब इसको ध्यान से देखेंगे। यह देखिए एक त्रिभुज आपका ABC है, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज आपको देखिए PQR दिया गया है। इसमें देखिए यह 60 अंश है, इसमें कोण R 60 अंश है। इसमें यह 40 अंश है तो इसमें यह 40 अंश है। इसमें यह 80 अंश है तो इसमें यह 80 अंश आपको दिया है। तो यह त्रिभुज आपको ABC दिया है, यह त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। इनमें आपको बताना है कि कौन भुजा आपकी संगत है किसके। नियम पढ़ें कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती है। तो बराबर कोणों को आप देखिए, अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका 60 अंश का यह कोण है, तो 60 अंश के सामने की जो भुजा आपकी है इसमें BC है। तो 60 अंश के सामने की भुजा क्या इसमें है, BC है। तो इसमें 60 अंश के सामने जाएंगे, 60 अंश के सामने भुजा क्या आपका PQ है। तो जो BC के देखिए आपका करस्पॉन्डेंस होगा वह क्या होगा बताइए, PQ होगा। तो नियम क्या सीखे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपकी संगत होती हैं, करस्पॉन्डेंस होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कोण 60 अंश का है तो इसमें यह कोण 60 अंश का है, तो इसके सामने की भुजा यह PQ है और इसके सामने की भुजा यहाँ पर BC है। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश कोण के सामने की भुजा आपकी BC, इसमें 60 अंश कोण के सामने की भुजा आपकी PQ। तो BC करस्पॉन्डेंस टू PQ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, अब देखिए कौन भुजा किसके संगत होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जानते हैं कि यह 40 अंश है
तो 40 अंश के सामने की भुजा देखिए AC है, इसमें देखिए जो 40 अंश है, 40 अंश के सामने की भुजा क्या है, QR है। तो इसमें 40 अंश के सामने की भुजा आपको क्या दी गई है, AC दी गई है। तो AC करेस्पॉन्डेंस टू, इसमें देखिए 40 अंश के सामने की भुजा क्या दी गई है, QR दी गई है। तो इसमें देखिए आपका 40 अंश के सामने की भुजा AC है, तो AC, और इसमें 40 अंश के सामने की भुजा आपकी QR है, तो AC करेस्पॉन्डेंस टू QR हो जाएगा। मतलब AC संगत है QR के, क्यों, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। इसके बाद देखिए एक भुजा और आपकी बच रही है, अब इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए यह 80 अंश का कोण है, तो 80 अंश के सामने की भुजा यह देखिए आपकी AB दी गई है, 80 अंश के सामने की भुजा AB। यहां पर 80 अंश के सामने की भुजा आपकी देखिए PR दी गई है, तो AB करेस्पॉन्डेंस टू आपको देखिए PR हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 80 अंश के सामने की भुजा AB, तो यहां पर देखेंगे आपका क्या कि 80 अंश के सामने की भुजा PR, तो AB करेस्पॉन्डेंस टू PR हो जाएगा। तो दो त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। इस नियम को सीखे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। अगर आपको देखिए दो अलग अलग त्रिभुज आपको दिए रहे, उन दोनों त्रिभुजों में आपको कोण मालूम रहे, तो कोण के आधार पर संगत भुजा को आपको बताना रहे, तो नियम होता है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपकी संगत होती हैं। तो इस नियम का प्रयोग करके आप संगत भुजा को ज्ञात कर लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यह रहा आपका संगत है, जो आपको पता करना है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं, कोण दिए होने पर संगत भुजा आप ज्ञात कर लेंगे। अगला देखिए पॉइंट आपको दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। बराबर भुजाओं के, अगर मान लीजिए यहां पर देखिए एक त्रिभुज हम बना दिए और दूसरा त्रिभुज देखिए हम यहां पर बना दिए, तो यहां पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिया है। यह त्रिभुज मान लीजिए आपको दिया गया है A, यहां पर देखिए B, यहां पर C। यहां पर देखिए एक त्रिभुज आपका दिया गया, इसका नाम दे देते हैं P, यहां पर Q, और यहां पर क्या दे दिया गया, R दे दिया गया है। यह देखिए दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, इनको अच्छी तरीके से आप सीखेंगे कि अब यहां पर नियम पढ़ना ही है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, यह भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है, इसमें हम मान लेते हैं कि यह भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें हम मान लेते हैं कि यह भुजा आपकी देखिए, यह भुजा मान लेते हैं हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें हम मान लेते हैं कि यह भुजा आपको देखिए 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें इस भुजा को हम मान लेते हैं, यह आपकी भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है। इसमें इस भुजा को हम मान लेते हैं कि यह भुजा आपके 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसमें आपको देखिए बताना है कि आपको भुजा दो त्रिभुजों की दी गई है, कि जब आपको दो त्रिभुजों की आपको भुजाएं दी रहे, तो भुजाओं के आधार पर आप संगत कोण कैसे बताएंगे, इसके बारे में आप सीख रहे हैं। तो नियम देखिए है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। तो जो बराबर भुजाएं होंगे उनके सामने के जो कोण होंगे वह संगत होंगे। तो जैसे इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर वाला आपका AB है, तो जो आपका देखिए AB भुजा दी गई है, AB भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है। यहां पर देखिए QR आपको दिया गया है, तो AB करेस्पॉन्डेंस टू आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो AB देखिए आपको जो भुजा दी गई है, AB आपका 8 सेंटीमीटर है, और यहां पर देखिए AB आपको कोण को लेना है, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। तो यहां पर देखिए भुजा जो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर के सामने का कोण देखिए कोण C है। तो जो देखिए कोण C आपको दिया गया है, यह करस्पॉन्डेंस टू, यहां पर देखिए आपको 8 सेंटीमीटर के सामने का कोण जो आपको देखिए P दिया गया है, तो कोण C करस्पॉन्डेंस टू आपका देखिए कोण है
P हो जाएगा। यह जानते हैं कि इसके देखिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। यह भुजा 8 सेंटीमीटर, इसके सामने का कोण C, और यह भुजा 8 सेंटीमीटर, इसके सामने का कोण P, तो कोण C करस्पॉन्डेंस टू कोण P हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यह आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर के सामने का कोण देखिए आपका कौन हो जाएगा, कोण B। तो यहाँ पर देखिए कोण B आपका हो जाएगा करस्पॉन्डेंस टू, अब यहाँ पर देखिए जो आपका 5 सेंटीमीटर दिया तो 5 सेंटीमीटर के सामने का कोण R हो जाएगा। तो यह देखिए इसके सामने का कोण हो गया, तो कोण B करस्पॉन्डेंस टू आपका क्या हो जाएगा, बोलिए कोण R हो जाएगा। तो कोण B के संगत कौन कोण होगा, बोलिए R होगा। अब इसके बाद आगे देखिए अगर हम बात कर ले, आगे देखिए अगर हम बात कर ले, इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद देखिए कि आगे अगर हम कोण बात कर ले तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर के सामने का कोण A आपका है, और यह देखिए करस्पॉन्डेंस टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोण C के संगत कोण P हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कोण C देखिए 8 सेंटीमीटर के सामने है, और यहाँ पर कोण P आपका 8 सेंटीमीटर के सामने है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। इसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर के सामने कोण B पड़ रहा है, इसमें 5 सेंटीमीटर के सामने कोण R पड़ रहा है, तो कोण B के संगत आपका कोण R हो जाएगा, क्योंकि आप नियम पढ़ लिए कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 7 सेंटीमीटर के सामने कोण A पड़ेगा, इसमें 7 सेंटीमीटर के सामने आप जानते हैं कि 7 सेंटीमीटर के सामने कोण Q पड़ेगा, तो कोण A करस्पॉन्डेंस टू कोण Q हो जाएगा, माने कोण A संगत हो जाएगा कोण Q के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। यह देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि आपको संगत भुजा और संगत कोण किस प्रकार से आपको पता करना है, किस प्रकार से आपको पता करना है, और किस प्रकार से आपको देखिए पहचानना है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि सवाल तभी आप लगा पाएंगे जब इनका आपको ज्ञान रहेगा। तो आप 2 नियम सीखे। पहला आप नियम क्या सीखे कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं, और एक नियम सीखे कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहा, इसके बारे में सीखे। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत होती हैं, और दूसरा पॉइंट है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण संगत होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट्स है, इनको याद रखेंगे, तैयार रखेंगे, ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। आगे आपको देखिए दिया है सर्वांगसम। सर्वांगसम को अंग्रेजी में देखिए कांग्रेंट कहते हैं। जो सर्वांगसम होता है इसको अंग्रेजी में कांग्रेंट कहा जाता है। इनके बारे में सीखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी आपको सवाल दिए गए हैं। तो सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम में अगर देखेंगे तो 3 शब्द आपको मिलेंगे, एक सर्व मिलेगा, दूसरा अंग मिलेगा, तीसरा सम मिलेगा। सर्व का मतलब देखिए सभी होता है, अंग का मतलब भाग होता है, सम का मतलब बराबर होता है। तीनों को मिला देंगे, सभी भाग बराबर या सभी अंग समान हो जाएगा। तो सर्वांगसम का मतलब हो गया सभी अंग बराबर या सभी भाग बराबर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद तब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसके बाद आगे देखिए इसकी परिभाषा दी जाती है। सर्वांगसम का अर्थ होता सभी भाग बराबर। सर्वांगसम का अर्थ होता सभी भाग बराबर होता है, इसको आप जानेंगे। सर्वांगसम में हमेशा संगत भाग को लिया जाता है।
अगर सर्वांग सम की बात करेंगे तो सर्वांग सम में हमेशा संगत भाग को लिया जाएगा। भाग का मतलब भुजा या कोण से तात्पर्य है। अगर सर्वांग सम की बात किया जाए, समरूप की बात किया जाए, इन दोनों में हमेशा संगत भुजा एवं संगत कोण मतलब संगत भाग को लिया जाना चाहिए, यह हम आपको बता चुके हैं। तो सर्वांग सम में हमेशा किसको आप लेंगे? संगत भाग को लिया जाता है। जिनके आकार तथा माप बराबर होते हैं उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। तो जिनके देखिए जो आकार रहें और माप रहें यह दोनों बराबर होते हैं उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम में दो आकृतियों को लिया जाता है। तो अगर हम सर्वांग सम की बात करें तो सर्वांग सम में हमेशा दो आकृतियों को लिया जाएगा, और जब इसमें दो आकृतियों को लेंगे, दो आकृतियों के साथ साथ इनकी माप क्या होती है? बराबर होती है। तो आपके रूप भी देखिए एक जैसे होने चाहिए और माप भी आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप जानते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां आपकी बन सकती हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां आपकी एक जैसी होनी चाहिए और उनकी साइज माप भी आपकी बराबर होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। तो सर्वांग सम जानते हैं कि आकृतियों में तमाम आपकी वस्तुएं आती हैं कि जो आपकी सर्वांग सम होती हैं। अगर आपको दो चीजें एक जैसी आपको दिख रही हैं और माप भी उनकी बराबर है, मतलब साइज भी उनकी बराबर है, तो वही आपकी सर्वांग सम होती हैं। तो ऐसे आकृतियां या ऐसे आकार या ऐसे रूप जो एक जैसे होते हैं और उनकी माप भी बराबर होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। तो जिनके आकार तथा माप बराबर होते हैं उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम में दो आकृतियों को लिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे आपको देखे दिया गया है सर्वांग सम का प्रतीक। तो सर्वांग सम को देखिए दर्शाते किस चिन्ह से हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। सर्वांग सम को चिन्ह है, यहां पर देखिए सर्वांग सम का चिन्ह बना है, ध्यान से देखेंगे तो सर्वांग सम को चिन्ह यहां पर देखिए यह जो चिन्ह बना है यह तो देखिए सर्वांग सम को हम यहां पर अगर चिन्ह बना दे, देखिए तो यह आपका देखिए सर्वांग सम का चिन्ह है। यह देखिए नीचे दो बराबर की पाई है, एक देखिए इस तरीके से बना, या तीन थे हम सीधे सीधे पाई देके खींच देते हैं, तब भी यह सर्वांग सम का चिन्ह होता है। तो सर्वांग सम को चिन्ह है तो यह देखिए आपका एक इस तरीके से लगभग वाला चिन्ह बनाना है, या समरूप का चिन्ह बना के नीचे दो बराबर पाई खींचना है, यह सर्वांग सम का चिन्ह होता है। या तीन थी आपको बराबर रेखाएं खींच देनी है, मतलब तीन थी आपको सीधी रेखा खींच देनी है, तो यह दोनों चिन्ह आपका जानते हैं कि सर्वांग सम का प्रतीक होता है। दोनों चिन्हों में से आप किसी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होता है। तो सर्वांग सम को चिन्ह है से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखिए यह चिन्ह आपका बना है या यह चिन्ह आपका बना है, अंग्रेजी में से देखिए कांग्रेंस साइन कहा जाता है, कांग्रेंस साइन कहा जाता है, या अगर हम व्यवहारिक रूप में कहेंगे तो 3 बार इक्वल टू, माने देखिए 3 बार आपका इक्वल टू इसे कहा जाता है। या पढ़ते क्या है? इज कांग्रेंट टू पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम है। तो यह चिन्ह आपको अगर कहीं पर मिल जाए तो इसे आप पढ़ेंगे इज कांग्रेंट टू, हिंदी में कहेंगे सर्वांग सम है, तो इस चिन्ह को कहते इज कांग्रेंट टू सर्वांग सम है कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, क्योंकि इन चिन्हों का प्रयोग हम सवाल लगाते समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और इस पर सवाल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे अगर बात करें तो सर्वांग सम नहीं का प्रतीक, देखिए सर्वांग सम नहीं भी अगर आपको दिया रहे तो सर्वांग सम नहीं का भी प्रतीक होता है। तो सर्वांग सम नहीं का प्रतीक क्या होता है? देखिए सर्वांग सम नहीं को चिन्ह, नहीं अगर लग गया तो नहीं के लिए देखिए ऐसे क्रॉस काट दिया जाता है, यह देखिए हम काट दिए, यह देखिए सर्वांग सम का, देखिए यह सर्वांग सम का आपका चिन्ह रहा,
यह देखिए सर्वांगसम का चिन्ह रहा, इसे काट दिए तो सर्वांगसम नहीं का प्रतीक हो जाएगा। या देखिए यह भी आपका 3 सीधी सीधी रेखा थे, यह भी सर्वांगसम का चिन्ह रहा, इसको काट देंगे सर्वांगसम नहीं का प्रतीक हो जाएगा। तो सर्वांगसम नहीं को चिन्ह है, माने जो चिन्ह आपका सर्वांगसम का होता है उसे आप केवल काट देंगे तो सर्वांगसम नहीं का चिन्ह हो जाता है। तो सर्वांगसम नहीं को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह चिन्ह आपको बने हैं, इसे अंग्रेजी में कहेंगे नॉट कांग्रेंस साइन या इज नॉट कांग्रेंस टू, सर्वांगसम नहीं है पढ़ा जाता है, इसे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, इज नॉट कांग्रेंस टू, सर्वांगसम नहीं है इसे पढ़ते हैं। तो यह सर्वांगसम नहीं का प्रतीक या चिन्ह रहा, इसको आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब चीजों को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पर। आगे देखिए आपको नोट दिया गया है, नोट त्रिभुज की सर्वांगसमता को या त्रिभुज की सर्वांगसम को चिन्ह है, वही देखिए चिन्ह यहाँ पर बना है या यह चिन्ह बना है, से प्रदर्शित करते हैं। बता दिया गया त्रिभुज की सर्वांगसमता नहीं को चिन्ह है, यही देखिए आपका चिन्ह बस काट दिए हैं, आपका देखिए से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों चिन्हों के बारे में आपको बता दिया गया कि त्रिभुज की सर्वांगसमता या त्रिभुज की सर्वांगसम को चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और त्रिभुज की सर्वांगसमता नहीं को इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों के बारे में आपको बता दिया गया। आगे अब बात करते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। तो जब सर्वांगसम के बारे में पढ़ लिए तो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम सीख ले कि सर्वांगसम आकृतियां आपकी क्या होती हैं। चलते आगे बात करते हैं। सर्वांगसम आकृतियां जब दो आकृतियों के आकार तथा माप दोनों बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो जब दो आकृतियों के आकार तथा माप दोनों बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। कि मतलब जब आपको दो आकृतियां दी रहे, अगर उन दोनों आकृतियों के आकार तथा माप दोनों बराबर आपको दिए रहे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। तो सर्वांगसम आकृतियों का मतलब आपको दोनों का रूप भी एक जैसी होनी चाहिए, माप भी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब दोनों का जो शेप आकार होता है वह भी आपका एक जैसा हो और जो साइज आपकी माप होती है वो भी आपकी समान हो, तो उसी को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियां का मतलब ये हो गया कि जब आपको एक ही जैसे और एक ही माप की आपको तमाम आकृति आपको दिखे, कोई भी आपको वस्तु दिखे तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों के अंतर्गत क्या होता है कि आपको रूप तो एक जैसे होंगे और उनकी माप भी आपकी बराबर होंगे, तभी जानते हैं वह सर्वांगसम आकृतियां होंगे। इनको आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद जब दो आकृतियों की बनावट एक जैसी होती है, जब दो आकृतियों की बनावट एक जैसी होती है एवं माप भी बराबर होते हैं, उन्हें सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृतियों का मतलब हो गया कि आपको रूप भी एक जैसे हो और उनकी माप भी एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। सर्वांगसम आकृतियां प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं। तो जो आपकी दो आकृतियां देखिए आपकी रहेंगे, तो दो आकृतियां जो आपकी सर्वांगसम होती हैं, यह देखिए प्रत्येक रूप में एक दूसरे के समान आपकी रहेंगे। आपको दो वस्तुओं को अगर लेते हैं, अगर उन दोनों वस्तुओं के रूप आपके एक जैसे हैं और उनकी माप भी आपकी बराबर है, तो उनको चाहे जैसे आप देखिए, उनका प्रत्येक प्रकार से अनेक प्रकार से जो आपका रूप या माप होनी चाहिए वह बराबर होनी चाहिए। ये आपकी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण, तो देखिए कुछ सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण आपको हम समझाते हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां होती क्या है गणितीय रूप में। तो इनको चलते हैं बताते हैं आपको। तो सर्वांगसम आकृतियों की अगर बात करें तो सर्वांगसम आकृतियों में आप एक एक चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। चलते हैं देखिए
तो सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण नंबर 1 देखिए, समान लंबाई के दो रेखाखंड। अगर देखिए दो रेखाखंड खींच दिए, अगर यह एक रेखाखंड देखिए हम ए बी खींच दिए, यह देखिए एक रेखाखंड आपका ए बी है, दूसरा देखिए यहीं पर रेखाखंड कर दिए, मान लीजिए यह दूसरा रेखाखंड आपको पी क्यू दिया है। अगर यह मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आपको दिया गया है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो यह दोनों रेखाखंड आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम का मतलब रूप भी एक जैसे हो, यह दोनों रेखाखंड आपके हैं तो रूप एक जैसा होगा, और यह दोनों 5 सेंटीमीटर के ही दिए गए हैं तो दोनों की माप भी आपकी बराबर है, तो इसलिए यह सर्वांगसम आकृतियां है। तो यह नियम आपको बताया गया कि समान लंबाई के दो रेखाखंड जो होते हैं यह सर्वांगसम होते हैं। अगर बराबर लंबाई की आप दो रेखाखंड खींचते या बना दे तो ये आपके सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, इनके बारे में आप सीखें। तो यह देखिए ए बी रेखाखंड, पी क्यू रेखाखंड, दोनों रेखाखंड है, इसलिए आप जानते हैं कि समान रूप होगा। माप की बात करें तो दोनों 5-5 सेंटीमीटर के दिए गए हैं, तो दोनों की माप भी आपकी बराबर है, तो इसलिए यह सर्वांगसम आकृतियां होंगे। तो समान लंबाई के दो रेखाखंड सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, इनके बारे में आप सीखिए। अब आगे अगर बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त। अगर देखिए समान त्रिज्या की आप दो वृत्त खींचेंगे, माने बराबर बराबर त्रिज्याओं की आप दो वृत्त खींचेंगे। अगर देखिए हम बराबर बराबर अगर त्रिज्याओं के दो वृत्त अगर खींच ले, अगर देखिए बराबर बराबर त्रिज्याओं के दो वृत्त हम खींच लें, यहां पर देखिए यह देखिए एक वृत्त आपका है और एक वृत्त देखिए यहां पर खींच लेते हैं, यह है। अगर यह दो वृत्त देखिए हम खींच लिए, और इसके बाद देखिए यहां पर देखिए आपको दिया है, यह देखिए अगर इनकी त्रिज्या हम मान लेते हैं समान आपको दी गई है, इनकी त्रिज्या क्या दी गई है, समान। हम मान लेते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या आपको दी गई है, हम मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की भी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब देखिए ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम वृत्त हो जाएंगे। तो समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त, अगर देखिए बराबर त्रिज्याओं की आप वृत्त खींचेंगे तो बराबर त्रिज्याओं के जो दो वृत्त आपके बनेंगे, यह दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आकृतियां होंगी, सर्वांगसम वृत्त होंगे। क्योंकि यह दोनों एक रूप के हैं, यह दोनों देखिए एक जैसे हैं, तो इनके रूप आपके समान हैं, इनकी माप भी देखिए बराबर कर दिए कि बराबर त्रिज्या का दोनों वृत्त खींचे हैं, तो इसलिए यह कैसे आपके वृत्त हो जाएंगे, ये आपके सर्वांगसम वृत्त हो जाएंगे। तो समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त माने बराबर त्रिज्याओं वाले आपके दो वृत्त जो होते हैं ये सर्वांगसम होते हैं, इनके बारे में आप सीख लिए, ये सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। आगे अगर हम बात कर ले कि आगे इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम चले, इसको आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या दिया गया है, अच्छी तरीके से आप समझेंगे। समान भुजा वाले दो वर्ग, अगर देखिए बराबर भुजा वाले आप दो वर्ग बनाएंगे तो वह भी कैसी आकृतियां होंगे, आपकी सर्वांगसम आकृतियां होंगे। तो अगर बना के चेक कर लेते हैं कि जैसे अगर देखिए आप बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो यहां पर देखिए एक वर्ग हम बना देते हैं,
तो यहाँ पर अगर एक वर्ग आप खींचते हैं तो यह देखिए आपका एक वर्ग आपका यह हो गया, और यहाँ पर देखिए एक वर्ग हम खींच देते हैं, यह देखिए आपका दूसरा वर्ग हो गया। तो यहाँ पर दो वर्ग खींच दिया गया है। अब इनको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ग आपको यह दिया गया है, एक वर्ग ये आपको दिया है और दूसरा वर्ग ये आपको दिया है। अब इसके बाद बात करें, अगर बात करें इसके बाद, यहां पर देखिए यह दो वर्ग आपको दिए गए हैं। तो समान भुजा वाले दो वर्ग, अगर इनकी भुजा हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह भी मान लेते हैं कि हम 3 सेंटीमीटर का है, तो इसकी भी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी बताइए? बराबर होंगे। तो अगर बराबर भुजा की आपके दो वर्ग रहेंगे, समान भुजा के दो वर्ग रहेंगे, तो यह सर्वांग सम आकृतियां हो जाएंगे। तो मतलब समान भुजा वाले दो वर्ग यह क्या होती हैं? सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। तो सर्वांग सम आकृतियों में केवल आपको यह ध्यान देना है कि माप आपकी जरूर बराबर हो। तो रूप एक जैसे तो होते ही हैं, लेकिन इसमें माप जो होती है, साइज होती जो, वह बराबर होती है। तो यह कैसी आकृतियां हो जाएंगे? सर्वांग सम आकृतियां हो जाएंगी। समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज, अगर देखिए समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को हम ले, दो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो एक देखिए आपका यह त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज देखिए आपका यह है। यहां पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। यह देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं। अगर हम मान लें इनकी भुजा आपको बराबर दी गई है, अगर इनकी भुजा आपको बराबर दी गई है, मान लेते हैं कि यह भुजा आपको 3-3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यह भी मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। अगर यह देखिए आपको बराबर भुजा वाले आपको दिए गए हैं, माने समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, यह क्या होंगे? सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। अगर इनको हम अलग से बना के आपको बता दें, जैसे अगर यहां पर देखिए बराबर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज आपका यहां पर बना दिए, यहां पर देखिए आपका बराबर भुजा का दूसरा समबाहु त्रिभुज आपका बना दिए, इसका नामकरण कर देते हैं आपका है ABC, यहां पर इसका नामकरण कर देते हैं यह PQR है। तो यहां पर देखिए दो समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। इसमें भी देखिए मान लेते हैं कि सबकी भुजा कैसा सेंटीमीटर आपको दी गई है? 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है। कि समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज आपको दिए गए हैं, तो समान भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज आपके होते हैं। तो ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो देखिए सर्वांग सम और समरूप, इन दोनों की अगर हम बात करें कि दोनों में देखिए आकार एक जैसे होते हैं, रूप एक जैसे होते हैं। अंतर केवल देखिए माप साइज की होती है। अगर साइज भी आपको बराबर दी गई है तो सर्वांग सम आकृतियां हो जाएंगे। तो सर्वांग सम और समरूप में आपको केवल इतना ध्यान देना है कि साइज आपकी क्या है? साइज समान होगे तो सर्वांग सम होगा, साइज आपकी असमान होगे तो समरूप हो जाएगा। तो जो साइज या माप होती है, अगर यह समान होती माने बराबर होती है तो सर्वांग सम आकृति हो जाएगी। अगर साइज जो माप आपकी होती है बराबर नहीं होती है, असमान होती है, तो समरूप आकृति हो जाती है। बस इतना ही देखिए अंतर होता है। तो सर्वांग सम और समरूप में साइज जो आपका देखिए माप होती है, इसी का प्रभाव पड़ता है। तो इनके बारे में आपको सिखा दिया गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सवाल आपको मिलेंगे प्रश्नावली में। आगे देखिए सर्वांग सम त्रिभुज आपको दिया गया है। तो सर्वांग सम त्रिभुज में देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें यह है।
अगर देखिए हम सर्वांगसम त्रिभुज की बात करें तो सर्वांगसम त्रिभुज में आप अच्छी तरीके से सब चीजों को समझेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो सर्वांगसम त्रिभुज देखिए किसे कहते हैं कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं तो उन्हें हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग, देखिए संगत बार बार आ रहा, तो सभी संगत भाग बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो संगत भाग में आएंगे क्या, संगत भाग में आपकी देखिए संगत भुजा आएंगे और संगत कोण आएंगे। तो जब संगत कोण और संगत भुजा आपके बराबर होंगे तो संगत भाग आपके बराबर होंगे। तो जब संगत भाग बराबर होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा देखिए दी गई कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग में संगत कोण और संगत भुजा आएंगे बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। आगे देखिए आपको दिया है दूसरी परिभाषा दी गई है कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत भुजाएं एवं सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। जब दो त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं एवं सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं एवं सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो त्रिभुज आपको दिए रहे, उन दोनों त्रिभुजों में सभी आपकी देखिए संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज में दो त्रिभुज होंगे, अगर उन दोनों त्रिभुजों में सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपकी बराबर दी गई हैं तो उन्हें हम कहेंगे क्या, सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखिए नोट आपको दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर दो आपको सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया है, उन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों में जो आपकी देखिए संगत भुजाएं होती हैं एवं जो संगत कोण आपके होते हैं यह बराबर होते हैं। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं एवं संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नोट का है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो आपका देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुज आपका होता है तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के आकार तथा माप दोनों समान होते हैं। तो जो आपके देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो आकार होते हैं तथा माप होते हैं यह दोनों समान होते हैं। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के आकार तथा माप दोनों समान होते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो आपके आकार होते हैं और जो माप होते हैं यह दोनों आपके समान होते हैं। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के आकार तथा माप दोनों समान होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, यही सब आपको देखिए सवाल लगाते समय काम देंगे। आगे सर्वांगसम त्रिभुजों की देखिए विशेषताएं आपको दी गई है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की विशेषताएं के बारे में आप सीखेंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें देखिए बात करेंगे। यहाँ पर आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को
हस्तांतरण मतलब अगर उनका हम स्थान बदल देते हैं, मतलब अगर दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिया गया है, उनमें अगर किसी का आप स्थान बदल देते, माने किसी को आप घुमा फिरा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। घूर्णन अगर उनको आप घुमा दे। परावर्तन, परावर्तन का मतलब जानते हो, उनको परावर्तित कर दे, जैसे इधर का भाग उधर कर दे, उधर का भाग इधर कर दे, परावर्तन। या इनकी मिश्रित क्रियाओं के द्वारा, या इनको मिला के सभी क्रियाओं में से कोई एक क्रिया कर दे द्वारा परिवर्तित करने पर दूसरा त्रिभुज प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या निकला कि अगर दो ठे सर्वांगसम त्रिभुज आपको दिया गया है, उसमें एक को आप चाहे देखिए स्थान को बदल दीजिए, चाहे उनको घुमा फिरा दीजिए, चाहे उनको परावर्तित आप कर दीजिए। परावर्तित करने का मतलब उनके पृष्ठ को इधर उधर कर दीजिए, उनको आप कहने का मतलब है एक प्रकार से आप बदल दीजिए। तो अगर यह सब करने से अगर दूसरा त्रिभुज आपका देखिए प्राप्त हो जाएगा, तब वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो कभी कभी दोनों सर्वांगसम त्रिभुज को क्या करेगा, जैसे अलग अलग स्थिति में रखेगा। तो जब अलग अलग स्थिति में रखेगा तो उनमें आप क्या करेंगे? हस्तांतरण की क्रिया लगाएंगे, स्थान को बदलेंगे आप त्रिभुज के, या उनमें घूर्णन क्रिया लगाएंगे। आप घूर्णन का मतलब उन्हें घुमाएंगे, घुमा फिरा के आप सीधा करेंगे। या देखिए उसमें जो आपका परावर्तन की क्रिया होती है, तो परावर्तन की क्रिया माने आप जानते हैं कि जैसे उनको आप परावर्तित कर देंगे, पृष्ठ को इधर उधर आप कर सकते हैं। या जानते हैं कि जो मिश्रित क्रियाएं होती हैं इन सबके, उनके द्वारा अगर एक त्रिभुज से दूसरा त्रिभुज आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज की देखिए पहली विशेषता हो गई कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को हस्तांतरण, घूर्णन, परावर्तन या इनकी मिश्रित क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित करने पर दूसरा त्रिभुज प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सब क्रियाओं के द्वारा आप दूसरा त्रिभुज क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, इनको आप तैयार रखेंगे। चलते हैं इसके बाद अगले पेज पर। अगली देखिए विशेषता आपको दी गई है कि जब दो त्रिभुज अलग अलग स्थान पर हों, अलग अलग स्थान पर हों या अलग अलग स्थितियों में हो, यदि एक त्रिभुज को हस्तांतरण, घूर्णन, परावर्तन या मिश्रित क्रियाओं के द्वारा बदलने पर दूसरा त्रिभुज प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फिर से देखेंगे कि जब दो त्रिभुज अलग अलग स्थान पर हों, जब दो त्रिभुज अलग अलग स्थान पर हों या अलग अलग स्थितियों में हों, यदि एक त्रिभुज को हस्तांतरण, मतलब जानते हैं कि हस्तांतरण का मतलब जानते हैं कि स्थान बदलना। स्थान बदलने का मतलब उनको आप देखिए अलग अलग दिशा में कर सकते हैं, अलग अलग स्थिति में कर सकते हैं। घूर्णन का मतलब होता है कि उनको घुमाना, आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आगे देखिए परावर्तन की क्रिया, जानते हैं कि परावर्तन की क्रिया जब आपका त्रिभुज रहेगा तो उनमें तीन पृष्ठ आपके रहेंगे, तीनों पृष्ठ पे आप किसी को परावर्तित कर सकते हैं। आगे देखिए आपके मिश्रित क्रिया, मिश्रित क्रिया का मतलब इनको मिला के हस्तांतरण, घूर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई भी आप क्रिया करके, ठीक है ना, क्रिया के द्वारा बदलने पर अगर आप बदल देते हैं, तो अगर दूसरा त्रिभुज आपका प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज आपके हो जाएंगे। तो जब आपका एक दो त्रिभुज आपको दिया रहे, दोनों देखिए एक स्थिति में आपको ना मिले, अलग अलग स्थितियों में मिले, अगर उनमें हम देखिए क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, घुमाते हैं, या उनमें हम क्या करते हैं कि जैसे
आप जानते हैं कि हस्तांतरण करते उनके स्थानों को आप बदलते हैं या क्या करते हैं, परावर्तन का मतलब उनके अलग अलग पृष्ठ को आप परावर्तित रूप में कर सकते हैं। मिश्रित क्रियाओं इन सबको मिलाने से अगर वह दोनों त्रिभुज है, माने एक से दूसरा त्रिभुज या दूसरे से एक त्रिभुज आपका अगर प्राप्त किया जा सकता है तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। यह जानते हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। माने जब दो त्रिभुज आपको उल्टे पुल्टे क्रम में दे दे, माने अलग अलग क्रम में आपको अलग अलग स्थिति में दे दे, देखने से आपको यह ना पता चले कि यह दोनों सर्वांगसम है, तो उनमें इन नियमों को आप अपना के सर्वांगसम की जांच कर सकते हैं। अगर आप उनको घुमाएंगे, माने घूर्णन वाली क्रिया लगाएंगे, घुमा रहे हैं, घुमाने से वह दोनों एक स्थिति में आ रहे हैं, एक जैसे हो जा रहे हैं, या उनको देखिए हस्तांतरण उनके स्थान को आप बदल रहे हैं तब वह एक जैसे हो रहे हैं, या जानते हैं कि उनके पृष्ठ को आप परावर्तित कर देते हैं तब एक जैसे हो रहे हैं, या इनमें से कोई भी आप मिश्रित क्रिया कर सकते हैं। तो अगर एक त्रिभुज के अनुरूप दूसरा त्रिभुज आपको दिखे तो एक से दूसरा त्रिभुज आप प्राप्त कर लेंगे, तो वह दोनों त्रिभुज आपके कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुजों की देखिए सर्वांग समता आपको दी गई है, तो जो त्रिभुजों की देखिए सर्वांग समता आगे आपको दी गई है, इसको ध्यान से आप लोग सीखेंगे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की अगर बात करें तो त्रिभुजों की देखिए सर्वांग समता होती है। तो यहां पर देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता आपको दी गई है, तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो दो त्रिभुजों की देखिए जो सर्वांग समता होती है इनके बारे में आप सीखेंगे। तो दो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता होती है, देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम से ही आप दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, या सर्वांगसम संबंधित कोई भी सवाल आते हैं तो इन्हीं नियमों से आप हल करेंगे। तो दो त्रिभुजों की जो सर्वांग समता है या जो त्रिभुजों की सर्वांग समता है, इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता से। तो आज का लेक्चर इसी पॉइंट पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को सब चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को सब चीजें समझ में आती हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि इनका वह लाभ उठा सके। और इस YouTube चैनल पर देखिए डेली आपका लाइव क्लास चलता है। लाइव क्लास में जुड़ के आप क्लास 10th की मैथ को बेहतर कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अगर देखिए आपको 2025 का टॉपर बनना है तो इस YouTube चैनल से अवश्य जुड़े रहिए, और आपको परीक्षा 2025 तक आप देखिएगा कि आप उस सपने को, उस लक्ष्य को आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर डेडिकेशन के साथ, अगर तन मन से आप लगे रहें, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाते हैं सब चीजें आप तैयार करते रहे, तो निश्चित रूप से आप 2025 की आप टॉपर होंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।